बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 6.6 और इस आर्टिकल का नाम है रिवर्सिबल सिस्टम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने कंजर्वेटिव सिस्टम पर बनाई थी अगर वो उसको नहीं देखा है तो पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कंजर्वेटिव सिस्टम को देख लें, उस वीडियो लेक्चर को देख लें। फिर उसके बाद आप रिवर्सिबल सिस्टम को जब देखेंगे तो वो रिवर्सिबल सिस्टम आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले कंजर्वेटिव सिस्टम को देख लें और फिर उसके बाद जो है वो आप रिवर्सिबल सिस्टम पर आ जाएं। चलें डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल सिस्टम जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे मैकेनिकल सिस्टम होंगे जिसके अंदर कोई चीज़ रिवर्स हो रही होगी। यानी रिवर्सिबल का मतलब है कि वो फिनोमेना जो है वो अपने आप को वो फिनोमेना पीरियोडिक होगा या वो फिनोमेना जो है वो अपने आप को रिवर्स कर रहा होगा। तो क्या कहते हैं कि मैनी मैकेनिकल सिस्टम्स हैव टाइम रिवर्सल सिमेट्री। अब व्हाट इज़ द टाइम रिवर्सल सिमेट्री? टाइम रिवर्सल सिमेट्री का मतलब यह है दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ डायनामिक्स लुक सम वॉट एवर टाइम रन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी जो है वो डायनामिक्स जो है वो सिमेट्रिक दिखना चाहिए आपको। यानी टाइम रिवर्सल सिमेट्री का मतलब है कि डायनामिक्स लुक सम वॉट सिमिलर आना चाहिए यहाँ पर। चलें लुक सेम, चलो ठीक है जी। देयर डायनामिक्स लुक सेम वॉट एवर टाइम रन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास एक स्विंगिंग पेंडुलम है। ऐसे आपका एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, आपका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है। और सपोज़ करें आप किसी वीडियो कैमरा से इसको आप रिकॉर्ड करते हैं। अब आप अगर इसको वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं इस फिनोमेना को, अब आप इसको फॉरवर्ड करें या आप इसको बैकवर्ड मूवमेंट में देखें तो आपको ये आइडिया बिल्कुल नहीं होगा कि आपका टाइम कैसे मूव कर रहा है। ये क्या ये पॉइंट समझ आ गए कि अगर ये सिस्टम आपका बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है और आप इसकी एक वीडियो बना लें और उस वीडियो को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं या आप इस वीडियो को बैकवर्ड करते हैं तो आप यहाँ पर ये जज नहीं कर सकते हैं कि इसके सिस्टम के अंदर कोई या किसी भी किस्म की कोई चेंजेस अकर हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सिस्टम बन गया आपके पास जो जो जिसके अंदर टाइम जो है तो ये तो आप जब इसकी मूवी को बैक एंड यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में करके देखेंगे फिर भी आपको किसी भी किस्म का ये आइडिया नहीं होगा कि ये सिस्टम फॉरवर्ड मूव कर रहा है या ये सिस्टम बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर टाइम जो है वो इनवेरिएंट है बेसिकली, राइट। तो आपको इनवेरिएंट की एग्जांपल समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो इस तरह हम जो है वो इनवेरिएंट्स टाइम इनवेरिएंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो है जिस सिस्टम की जो डायनामिक्स है उसकी सिस्टम की डायनामिक्स चेंज रहा है वॉट एवर टाइम रन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर आप स्विंगिंग पेंडुलम की उसी एग्जांपल पर कंसिडर करते हैं, आप फॉरवर्ड मूव करें या बैकवर्ड मूव करें, आपके लिए वो टाइम जो है वो सेम रहेगा। यानी आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि सिस्टम आपको फॉरवर्ड मूव कर रहा है या सिस्टम बैकवर्ड मूव कर रहा है या सिस्टम की डायनामिक्स में किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है। आपको सिस्टम की डायनामिक्स बिल्कुल सेम दिखेगी। तो इस तरह के सिस्टम जो है वो टाइम रिवर्सल कहलाते हैं, यानी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अनडैम्प फ्रैक्शनलेस मैकेनिकल सिस्टम, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे तमाम मैकेनिकल सिस्टम जो F = ma से मॉडल किया जा सकते हैं, जैसा कि हमने इसको कंजर्वेटिव सिस्टम ही पढ़ा था। ये x डबल डॉट जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और f ऑफ x जो है वो बेसिकली एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि राइट हैंड साइड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t है तो हम इस सिस्टम को ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं। ये मैंने अपने कंजर्वेटिव सिस्टम में भी डिटेल से बताया है। तो ये कैसा सिस्टम है आपके पास? ऑफ कोर्स इसके अंदर x डॉट वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये एक अनडैम्प सिस्टम है, राइट। या अगर कोई सिस्टम अनडैम्प है तो अभी हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिस्टम फ्रैक्शनलेस है, क्योंकि हैंगिंग पोजीशन में है तो वो सिस्टम फ्रैक्शनलेस है। तो ये एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जो आप मान लें कि F = ma से मॉडल किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है इनवेरिएंट होगा, इनवेरिएंट अंडर t अप्रोचेस टू -t। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है बहुत गौर से इस बात को समझिएगा। सपोज़ अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है mx डबल डॉट = fx और अगर हम इफ़ वी मेक द चेंजेस ऑफ अ वेरिएबल्स t अप्रोचेस टू -t, then the second derivative x डबल डॉट stays the same and so the quantity is unchanged। तो ये जो x डबल डॉट है ये बेसिकली टाइम डेरिवेटिव है। तो अगर हम इस सिस्टम के अंदर यानी ऐसे तमाम सिस्टम जो F = ma से मॉडल कर सकते हैं और अगर ऐसे तमाम सिस्टम में हम t को जो है वो -t से रिप्लेस कर दें, यानी इसकी जो भी इक्वेशन बन रही होगी उस इक्वेशन में अगर हम x को -t से रिप्लेस कर दें यानी t को -t से रिप्लेस कर दें
और इस इक्वेशन में किसी किस्म की कोई चेंजेस ना आए तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो आपका सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, या वो सिस्टम जो है वो आपका टाइम रिवर्सल है, या वो सिस्टम रिवर्सिबल सिस्टम है। ठीक है जी। तो इस बात को आप ज़रा अच्छे तरीक़े से क्लियर कर लें कि बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम F = ma से मॉडल किया सकते हैं, और अगर किसी सिस्टम की इक्वेशन में t को अप्रोच कर दिया जाए, यानी t को रिप्लेस कर दिया जाए -t के साथ, और उसकी इक्वेशन के अंदर कोई चेंजेस ना आए, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम जो है वो टाइम रिवर्सल है। यानी वो सिस्टम जो है उसको आप फॉरवर्ड देखें या बैकवर्ड देखें तो सिस्टम की डायनामिक्स में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं दिखेगी आपको, और इस इक्वेशन की जो भी इसकी इक्वेशन होगी वो अनचेंज होगी आपके पास, राइट। अगर यहाँ तो हमने बात कर ली एक इक्वेशन की, बेसिकली आपको पता है कि हम चाहें तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बदल लें, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करना मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। उसी ऊपर वाले इक्वेशन को अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लूँ तो इसमें ये जो y है ये बेसिकली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लें तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम में अगर t को -t से रिप्लेस कर दें। अब ज़रा सा एक चीज़ का डिफरेंस देखें यहाँ पर किसी किस्म का कोई y नहीं है, राइट। और जब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक अननोन समझ लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर y एक इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक पैरामीटर y भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट है, यानी t को -t से रिप्लेस करने पर इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आती, तो यही बात इस वाली प्रॉब्लम के लिए जब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, यूँ कहेंगे कि t अप्रोचेस टू -t से भी ये सिस्टम चेंज ना हो, एंड y अप्रोचेस टू -y। ठीक है ना। तो y नई चीज़ आ गई आपके पास, यहाँ पर एक नया पैरामीटर। तो बात यह है कि अगर आपके पास ये सिंगल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इस सिस्टम में t अप्रोचेस टू -t पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। और अगर आपके पास जो है वो एक सेकंड ऑर्डर यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसमें दो बातें आपने करनी होंगी, यानी इसी चीज़ को आप इस तरह एनहांस करके लिख सकते हैं कि व्हेन t अप्रोचेस टू -t, यानी इफ़ वी मेक चेंजेस t अप्रोचेस टू -t एंड y अप्रोचेस टू -y, चूँकि y भी यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है, y अप्रोचेस टू -y both the equations stay same, hence अगर ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम रहती है तो हम कहते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो एक रिवर्सिबल सिस्टम है, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई है। तो रिवर्सिबिलिटी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में, जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा भी, अगर उस इक्वेशन में t को -t से रिप्लेस, यानी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इस तरह की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन है मान लें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें x डॉट वाली टर्म मिसिंग हो। मतलब अगर x डॉट वाली टर्म है तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि ये सिस्टम तो आपका रिवर्सिबल होगा ही। लेकिन अगर इसके अंदर x डॉट वाली टर्म भी प्रेजेंट है और सपोज़ करो कि राइट हैंड साइड के ऊपर ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो भी चेक करने का तरीका बिल्कुल यही होगा कि अगर उस इक्वेशन के अंदर हम t को -t से रिप्लेस कर दें और इस इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा रिवर्सिबल है। इसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर लिया जाए और फिर इसे इन दोनों इक्वेशन में जब t को -t से रिप्लेस करें और y को -y से रिप्लेस करें और इन दोनों इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो आपका रिवर्सिबल सिस्टम है। तो ये आगे चलकर एग्जांपल्स आने वाली हैं जो आपको बहुत डिटेल से इन सारी चीज़ों को बताएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि अगर एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो t अप्रोचेस टू -t से सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो t अप्रोचेस टू -t एंड y अप्रोचेस टू -y से सिस्टम को चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हम कहेंगे सिस्टम एक रिवर्सिबल सिस्टम है। अच्छा जी, अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा जो आंसर निकलेगा वो x ऑफ t ऑफ y ऑफ t की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो एक बात को आपने ध्यान में रखना है, तो ऐसा सिस्टम जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सी कंडीशन, यानी t अप्रोचेस टू -t रखने से और y अप्रोचेस टू -y रखने से सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा? इसका सोल्यूशन भी ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा x ऑफ t, y ऑफ t, ये इसका आंसर निकलेगा और ये इसका सोल्यूशन होगा। देन सो इज़ x माइनस टी, y ऑफ -t। तो याद रखना है कि ओरिजिनली इसका सोल्यूशन जो है वो बेसिकली इस फॉर्म में होगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है वो इनवेरिएंट है तो आपका सोल्यूशन ये बन जाएगा। ठीक है। और इस सोल्यूशन का क्या मतलब है, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन अगर कुछ ऐसा है तो रिवर्सिबल सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह हो जाएगा। इस सोल्यूशन का क्या मतलब है? इस सोल्यूशन का मतलब ये है कि अब आपके पास जो है हर ट्रेजेक्ट्री की एक ट्विन ट्रेजेक्ट्री यानी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करती है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और सुनिएगा।
अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में t अप्रोचेस टू माइनस टी एंड y अप्रोचेस टू माइनस वाई रखने से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आती, इक्वेशन अनचेंज रहती है, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम एक रिवर्सिबल सिस्टम है। अब ऑफ कोर्स इस कंडीशन पर आपके पास जब सोल्यूशन निकलेगा तो वो सोल्यूशन भी जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसा चेंज होगा? वो सोल्यूशन ऐसा चेंज होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x ऑफ टी और y ऑफ टी इसका सोल्यूशन है, देन सो x ऑफ माइनस टी कॉमा वाई माइनस वाई ऑफ माइनस टी जो है वो बेसिकली इसकी एक और यानी ये बेसिकली इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ये इसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, यानी अब आपके पास अगर ये सिस्टम रिवर्सिबल है तो इन जनरल आपका सोल्यूशन कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। और ये जो फॉर्म है, अभी हम एग्जांपल्स में सारी बातों को देखते हैं तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और ये फॉर्म आपको ये बताती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लें कि ये आपके पास सिस्टम का सोल्यूशन है, ट्रेजेक्ट्री है आपके पास, ये ट्रेजेक्ट्री है x ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी, तो ये आपके पास जो है वो उसकी ट्विन ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। ये इस तरह ट्विन ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस भी कहलाता है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं है और ना ही हमारे पास राइट हैंड साइड पर सिंगल वेरिएबल का कोई फंक्शन से हमें काम है। हम तो इसको जो है वो नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए पढ़ेंगे। ये तो एक्चुअली एक तरह का लीनियर सिस्टम है आपके पास। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने नॉन लीनियर सिस्टम की तरफ, यानी 2D सिस्टम। तो रिवर्सिबल सिस्टम इन 2 डायमेंशन पे क्या होगा? 2 डायमेंशन में सपोज करें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस x डॉट का क्या मतलब होता है? इस x डॉट का मतलब होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ठीक है जी, यानी लेफ्ट राइट मूवमेंट जो होती है। और y डॉट फॉर एग्जांपल g ऑफ x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यानी अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर वेलोसिटी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं। तो जो आपका सेकंड ऑर्डर यानी जो लीनियर सिस्टम होता है उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि t अप्रोचेस टू माइनस टी रख दें और y अप्रोचेस टू माइनस वाई कर दें, और अगर सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आती तो हम वो कहते हैं कि सिस्टम आपका एक रिवर्सिबल सिस्टम है, राइट। लेकिन जब ये 2D सिस्टम है, अब ये 2D सिस्टम है आपके पास, तो हमने ये जो 1 डायमेंशन है यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला। वो रिज़ल्ट क्या निकाला कि जब आपका सिस्टम यहाँ पर इन इक्वेशंस के थ्रू रिवर्सिबल प्रूव हो जाता है, इन कंडीशंस के साथ इन इक्वेशंस के ऊपर थ्रू रिवर्सिबल प्रूव हो जाता है, तो इसके सोल्यूशन में कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्रीज़ बनती हैं। ठीक है जी, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री अभी हम बनाकर भी देखते हैं। अच्छा, ये ट्रेजेक्ट्रीज़ क्या बताती हैं? यानी ये ट्रेजेक्ट्रीज़ यानी जिसकी इक्वेशन ये है, ये ट्रेजेक्ट्रीज़ आपको बताती हैं कि आपका सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसी थ्योरी को हम यूज़ करते हैं और हम डिस्कस करते हैं। आप सपोज़ करें कि ये x डॉट जो है ये f ऑफ x कॉमा वाई का कोई फंक्शन है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि x डॉट जो है ऑफ कोर्स कि अगर वो रिफ्लेक्ट करता है अबाउट y एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट करता है अबाउट x एक्सिस के, तो ऑफ कोर्स इसका जो y वाला कंपोनेंट होगा वो तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो y वाले कंपोनेंट को वर्क नहीं करना चाहिए। यानी यही पता लगता है ना, यानी अगर कोई चीज़ जो है मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेजेक्ट्री है तो ये रिफ्लेक्ट करती है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसकी रिफ्लेक्टेड ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो ऐसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर आप नोट करें तो इसमें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है? इसमें वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक्स डॉट वाला कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। वेलोसिटी का एक्स डॉट वाला कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, एक्स डॉट। और हमें पता है कि और हमने जब जैसे ऑड फंक्शंस को हमने पढ़ा था, तो ऑड फंक्शंस हमें बताते हैं कि जैसी चीज़ ऊपर होगी वैसे ही वो चीज़ नीचे आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो इस f ऑफ x वाली पार्ट में बहुत गौर से इस बात को समझना है आपने कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन में ही। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे, यानी ये सिस्टम जैसा ऊपर है आपका अपर हाफ प्लेन के ऊपर है वैसे ही लोअर हाफ प्लेन पर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेलोसिटी का सिर्फ यही वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिस्टम में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूँ इस f ऑफ x वाले पार्ट में, और ये माइनस का f ऑफ x y बन जाए f ऑफ x y, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपको ये वाली ट्रेजेक्ट्री बता रहा होगा। और इसे हम कहते हैं ऑड इन y, तो y के लिए इसे ऑड होना चाहिए। जबकि ये जो g ऑफ x है यानी y डॉट, तो अगर आप नोट करें सिस्टम में y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही है। तो जब y डायरेक्शन में वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही है और अगर मैं सिस्टम में y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ, तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर इस सिस्टम में कोई यानी g ऑफ x वाई में कोई चेंजेस ना आए, तो हम कहते हैं इवन इन y। तो ऐसा सिस्टम रिवर्सिबल सिस्टम होगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।
फिर से हम ज़रा इसको रिवाइज़ करते हैं कि इसको वापस हम देखते हैं कि अगर आप रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सपोज़ कीजिए ये एक ट्रजेक्ट्री है और ये एक ट्रजेक्ट्री है, यानी जो मूवमेंट हो रही है वो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट हो रही है या राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स डॉट वाला कंपोनेंट है, ये एक्स डॉट वाला कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पर अपवर्ड और राइटवर्ड यानी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब यही होता है कि जैसी ट्रजेक्ट्री ऊपर है वैसी ट्रजेक्ट्री नीचे भी होनी चाहिए। और चूँकि वाई डायरेक्शन में तो कोई तब्दीली नहीं हो रही, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी 2D के लिए हम इसको इस तरह लिख रहे हैं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें और इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली ऑड इन वाई हो जाए, यानी माइनस का एफ ऑफ एक्स को वाई हो जाए, जो आपको बताएगा ये वाली ट्रजेक्ट्री, और जी ऑफ एक्स है ऑफ कोर्स, चूँकि ये वाई डॉट है इसमें कोई तब्दीली ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम रिवर्सिबल है। तो अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर रिवर्सिबिलिटी चेक करने का एक तरीके से एक फार्मूला मिल गया, और वो फार्मूला ये है कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और इस इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए, और g को माइनस जी से रिप्लेस करें, सॉरी एफ ऑफ एक्स के अंदर y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और ये माइनस एफ ऑफ वाई हो जाए, यानी ऑड हो जाए, और g वाले फंक्शन में अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और इसमें इस इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारा वो सिस्टम रिवर्सिबल है। तो मेरा ख्याल है कि क्वालिटेटिवली आपको ये ज़रा ट्रजेक्ट्री की फॉर्म समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह बनाई है और ये डेफिनेशन कैसे निकाली है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस कर ली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर इन सबको मिलाकर हम अपनी एक प्रॉब्लम पर चलेंगे। व्हाट इज़ द नॉन लीनियर सेंटर फॉर रिवर्सिबल सिस्टम? रिवर्सिबल सिस्टम के अंदर नॉन लीनियर सेंटर, तो नॉन लीनियर सेंटर्स, पहले तो नॉन लीनियर सेंटर्स को समझते हैं क्या होता है, पहले सेंटर्स को समझते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम फेस पोर्ट्रेट पढ़ते थे तो फेस पोर्ट्रेट में जो प्योर इमेजनरी केस हमारे पास आता था, वो प्योर इमेजनरी केस आपको क्या बताता था? वो प्योर इमेजनरी केस एक सेंटर्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देता था। ठीक है जी, यानी कैसे करते थे हम? हमारे पास सपोज़ करें कि एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे पहला काम उसके फ़िक्स पॉइंट्स निकालना होता था। तो सपोज़ करें कि उसके हमने फ़िक्स पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम अपने सिस्टम को लीनियराइज़ करते हैं। लीनियराइज़ करने के लिए हम जैकोबियन यूज़ करते हैं। फिर हम उस जैकोबियन के अंदर जो भी हमने फ़िक्स पॉइंट्स निकाले होते थे वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया करते थे। ये मेरे प्रीवियस फेस पोर्ट्रेट के लेक्चर के अंदर सारी बातें बहुत डिटेल के साथ है, तो आप वहाँ पर आप उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। और सपोज़ करें कि जब मैंने उसको किसी फ़िक्स पॉइंट के ऊपर इस सिस्टम को लीनियराइज़ किया, तो वो लीनियराइज़ होने के बाद, लीनियराइज़ करने का क्या मतलब होता है? लीनियराइज़ करने का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट इस वाले लोकेशन पर है तो वो लीनियराइज़ होने के बाद सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी अपने ओरिजिन पर चला जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्योर इमेजनरी केस है, तो मिसाल के तौर पर इस प्योर इमेजनरी केस की वजह से ये जो सेंटर होगा ये एक लीनियर सेंटर होगा। लीनियर सेंटर की ख़ास पहचान ये है कि ये एक सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है जी, तो ये लीनियर सेंटर होगा। अब ये लीनियर सेंटर इस एक सर्कुलर शेप में होगा आपके पास। अब नॉन लीनियर सेंटर्स का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स कि नॉन लीनियर सेंटर का मतलब ये, देखिए सेंटर जो शेप होती है वो बेसिकली क्लोज होती है। ठीक है, और लीनियर सेंटर का मतलब ये होता है कि आपके जो ट्रजेक्ट्री है उसका फ़्लो जो है वो एक सर्कुलर शेप में, एक राउंड शेप में यहाँ पर हो रहा है। बट अगर ये नॉन लीनियर सेंटर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर फ़्लो तो सर्कुलर है बट आपकी ट्रजेक्ट्री अब जो है वो आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये ट्रजेक्ट्री इस तरह की हो जाएगी, ऐसी ट्रजेक्ट्री। अब नोट करें कि ये ट्रजेक्ट्री जो है ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है, बट सर्कल है, यानी फ़्लो जो है वो इसका साइक्लिक है बट ये ट्रजेक्ट्री सर्कुलर नहीं है, जबकि सेंटर एक ट्रजेक्ट्री सर्कुलर ट्रजेक्ट्री होती है। हमने, आपको याद हो तो हमने पूरा फेस पोर्ट्रेट एनालिसिस के अंदर उसकी इक्वेशन बनाई थी, जो इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन आपके पास बनकर आती है। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनली जो सेंटर होता है वो सेंटर वैसा होगा, और नॉन लीनियर सेंटर का मतलब ये है कि इसी के अराउंड जो क्लोज ट्रजेक्ट्री होगी वो आपके पास एक और क्लोज ट्रजेक्ट्री फॉर्म कर रही होगी, उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर सेंटर्स। ठीक है जी, तो ओरिजिनली नॉन लीनियर सेंटर्स को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सपोज़ करें कि ये आपका जो सेंटर है वो लीनियर सेंटर है। ठीक है जी, अब लीनियर सेंटर ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अराउंड जो जितनी भी क्लोज पाथ है, इसके अराउंड जो बिल्कुल क्लोज पाथ है वहाँ पर तमाम की तमाम ट्रजेक्ट्री जो है वो क्लोज होंगी। राइट, अब वो जो इसके अराउंड जो क्लोज ट्रजेक्ट्री होंगी उसको हम कहते हैं वो आपको हम कहते हैं नॉन लीनियर सेंटर। या आप उसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर मैं सपोज़ करें कि ये एक इस तरह का मैं इमेज बनाता हूँ, एक सपोज़ करें कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि
ये मेरे पास एक तरह का ऐसे कर कर एक क्लोज पाथ है, ऐसे कर कर सपोज मैंने क्लोज पाथ बना लिया, राइट। तो ऑफ कोर्स इस क्लोज पाथ की वजह से मैं इसको क्या कहूँगा, सेंटर कहूँगा। बट ये सेंटर कौन सा सेंटर होगा, ये लीनियर सेंटर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर सेंटर होगा। इनका आपस का मेन डिफरेंस ये है कि जो लीनियर सेंटर है, लीनियर सेंटर के अराउंड अराउंड एक कोई इंतहाई क्लोज डिस्टेंस के ऊपर जितनी सारी ट्रेजेक्टरीज होंगी वो सारी सर्कुलर होंगी, बट वो सारी की सारी नॉन लीनियर होंगी, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने लीनियर नॉन लीनियर सेंटर्स को अच्छा आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। यानी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि आपका जो सेंटर बेसिकली जो निकल कर आता है फेस पोर्ट्रेट में वो लीनियर होता है, लेकिन अगर उसके सराउंडिंग में जो नियरेस्ट जो क्लोज ट्रेजेक्टरी हैं अगर वो भी क्लोज होती हैं तो वो सेंटर नॉन लीनियर सेंटर बन जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपका एक्स डॉट जो है वो एक लीनियर सेंटर है, ठीक है जी। लीनियर सेंटर समझ गए आप। लीनियर सेंटर का मतलब वही है कि आपने सिस्टम को लीनियराइज़ किया है और वो पॉइंट के ऊपर आपके पास सर्कल्स बन जाते हैं, लीनियर सेंटर बन जाता है। तो फॉर द सिस्टम इज़ दिस, और आप मान लें कि ये जो सिस्टम है ये रिवर्सिबल है। यानी रिवर्सिबल सिस्टम का मतलब ये है कि जब मैं y को -y से रिप्लेस करूँ तो ये -f(y) हो जाए और g(x) के लिए ये इवन हो जाए। यानी ये अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी हैं। क्या क्या मैंने बात की कि एक्स स्टेरिक जो है वो एक लीनियर सिस्टम, एक लीनियर सेंटर है, ठीक है। बेसिकली इसको लीनियर सेंटर कहा जाता है। और ये है आपके पास एक नॉन लीनियर सिस्टम जो रिवर्सिबल है। देन ऑल ट्रजेक्टरी सफिशेंटली नियर द ओरिजिन आर क्लोज सेंटर, ठीक है। आर क्लोज कर्व, वो जो क्लोज कर्व होंगे उसको वो जो होंगी वो हम उसको हम बाद में नॉन लीनियर सेंटर्स कहेंगे। यानी ये बात यहाँ पर ऐसे हो रही है कि मान लें कि ये आपके पास एक लीनियर सेंटर है, ये मान लें कि एक लीनियर सेंटर है, ठीक है। अब अगर आपका सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो सफिशेंटली नियर जो भी ट्रेजेक्टरीज़ होंगी वो तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज़ जो होंगी वो क्लोज़ होंगी। क्यों क्लोज़ होंगी? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है ये सेंटर इसी फ़्लो को शो करता है, ये सेंटर यही शो करता है कि अराउंड जितनी भी ट्रेजेक्टरीज़ होंगी वो सारी की सारी क्लोज में जो इसके इसके नियरेस्ट होंगी वो सारी की सारी ट्रेजेक्टरी क्लोज्ड होंगी, राइट। तो देन ऑल द ट्रेजेक्टरी सफिशेंटली नियर द ओरिजिन आर क्लोज, तो फिर हम उसको कहेंगे नॉन लीनियर सेंटर्स, ठीक है जी। अब ज़रा हम अपनी एक एग्जांपल पर चलते हैं और हम इसी कॉन्सेप्ट को अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपने ध्यान दिया तो इंशाल्लाह आप अच्छा समझ जाएंगे इसको, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं हैं आपके लिए। सपोज़ कीजिए कि ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कहते हैं शो दैट द सिस्टम दिस एंड दिस हैज़ अ नॉन लीनियर सेंटर एट ओरिजिन एंड प्लॉट द फेस पोर्ट्रेट। आपसे कहते हैं कि ये जो है वो नॉन लीनियर सेंटर है ओरिजिन पर, आपने ये बात शो करनी है। तो भाई क्या करें, सबसे पहला काम फ़िक्स पॉइंट निकाल लें। फ़िक्स पॉइंट निकालने के लिए आपने एक्स डॉट को 0 के बराबर ले लिया, वही काम जो हम पहले करते हुए आए हैं, यानी y माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 0 एंड y डॉट जो बेसिकली आपके पास g ऑफ x कॉमा y है ये बन जाएगा -x माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। चलें मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि फ़र्स्ट इक्वेशन से आपने y को कॉमन निकाल लिया तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक y माइनस 0, एक इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू 1 और एक बन जाएगी y इज़ इक्वल्स टू -1, राइट। इसको उठाएँ और सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें x जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास 0 रखने पर y की वैल्यू 0 रखने पर x 0 आता है, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 1 बन जाती है और y की वैल्यू -1 रखने पर भी x की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 फिक्स पॉइंट्स आ गए। ये 3 फिक्स पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से? 0, -0, -1, 1 एंड 1, -1, ठीक है जी। तो ये आ गए हैं हमारे पास 3 फिक्स पॉइंट, ये बन गया 3 फिक्स पॉइंट। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने ये मेरा ख्याल है कि शायद मैंने एक पॉइंट जो है वो यहाँ गलत लिख दिया है। ये 1, 1 हो जाएगा। जब आप इसके अंदर जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा और -1 जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो टेक्निकली इसे जो है यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम रीराइट कर लेते हैं दिस वन, राइट। और फिर x एंड -1 देन ओके। अब हम निकालते हैं इसका जैकोबियन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैकोबियन जो है वो 0, 0 पर फाइंड आउट करते हैं तो
ये बन जाएगा 0 1 माइनस 3y², यानी ये तो बेसिकली मैं पहले जैकोबियन लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। एंड देन -1 एंड -2y। अब इस जैकोबियन की वैल्यू जो है वो अगर आप 0 0 पर कंप्यूट करते हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी 0 1 -1 0 बन जाएगी, राइट। और जब यहाँ पर आप लेमडा की वैल्यूज़ निकालते हैं तो आंसर आता है प्लस माइनस आयोटा विच इज़ प्योर इमेजनरी। तो प्योर इमेजनरी का मतलब है कि ये जो आपके पास ओरिजिन है कौन सा 0 0 0 0, जो आपका ओरिजिन है 0 0 इज़ अ लीनियर सेंटर। तो ये आपका बेसिकली लीनियर सेंटर होगा, ठीक है। तो इनिशियली ये जो कर्व है आपके पास लीनियर सेंटर होगा। अच्छा जी, तो अब हम ये काम भी कर लेते, चलो इसको प्रॉब्लम के अंदर पूछा जा रहा है आपसे कि आप बताएं कि एज अ नॉन लीनियर सेंटर है, ये तो लीनियर सेंटर है, राइट। अब नॉन लीनियर सेंटर अगर आपने प्रूव करना है तो आपने ये बताना होगा कि आपका सिस्टम रिवर्सिबल है। तो आप यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी चेक कर लीजिए, यानी रिवर्सिबिलिटी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि इस 0 0 के अराउंड 0 0 के अराउंड क्लोज ट्रजेक्ट्री के अंदर 0 0 के अराउंड जो है वो तमाम की तमाम ट्रजेक्ट्रीज जो होंगी वो सारी क्लोज होंगी और ये सेंटर नॉन लीनियर हो जाएगा। अब रिवर्सिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, जैसे आपको लिखा गया है f(x, y), ये f(x, y) इक्वल है -y एंड y3। इसी तरीके से ये जो g(x, y) है आपके पास, ये इक्वल है -x एंड -y²। तो आप f(x) को हमने ऑड प्रूफ करना है तो उसको -y कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -y फिर माइनस फार्मूले का एंड देन -y⁻3, राइट। यानी y को -y से आपने रिप्लेस कर दिया। सिंप्लीफाई कर लें, ये इक्वल होगा -y और यहाँ पर भी माइनस होगा जो बाद में आ जाएगा प्लस का y³ और अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा y - y³ और y - y³ जो है वो बेसिकली माइनस टाइम ऑफ f(x, y) के इक्वल है, यानी f(x, y). तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि ऑड इन ये ऑड इन f(x, y), ये हमने यहाँ पर ऑड y इज़ ऑड इन f(x, y), ठीक है जी। अब इसी तरीक़े से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपने ये काम करना है, x को ये तो एज इट इज़ रहेगा और इसको -y से आपने चेंज कर देना है। तो ये बन जाएगा -x एज इट इज़ है और माइनस ऐसे एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर y को -y से आपने चेंज कर दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास x और ये आ जाएगा माइनस का y²। तो ये ऑलरेडी माइनस मौजूद है। तो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, ये g(x, y) एज इट इज़ है, g(x, y) एज इट इज़। तो इसका मतलब है कि ये जो y है ये आपका क्या है, इवन है इन g(x, y). तो y इवन होने का मतलब ये हो गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूड हमने क्या करा, द गिवन सिस्टम इज़ रिवर्सिबल। और आपका अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो ये चीज़ इंश्योर करता है ये चीज़ कि जो 0 0 आपका सेंटर था वो आपको ये बताता है कि जो सेंटर के अराउंड जो भी ट्रजेक्ट्रीज़ होंगी वो तमाम की तमाम ट्रजेक्ट्रीज़ जो होंगी वो क्लोज़ होंगी, यानी वो ऐसी ट्रजेक्ट्रीज़ होंगी जो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस को शो कर रही होंगी और वो क्लोज़ होंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका सेंटर है अब ये नॉन लीनियर सेंटर कहलाएगा, राइट। अच्छा जी, ज़रा चूँकि फेस पोर्ट्रेट स्केच करनी है तो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर भी जैकोबियन हम कंप्यूट कर लेते हैं ताकि हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकें, राइट। तो ये जो सेंटर हो गया आपका, ये एक आपका लीनियर सेंटर हो गया, नॉन लीनियर सेंटर हो गया। इसी तरीके से ज़रा हम जैकोबियन के हम कंप्यूट करते हैं -1, 1, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो जैकोबियन वो आपका सेंटर जो है वो, यानी जो थ्योरम था 6.6.1 उसमें ये बताया गया था कि अगर वो जो है वो रिवर्सिबिलिटी की शर्त पूरी हो जाती है तो सेंटर आपका नॉन लीनियर सेंटर बन जाता है, -1 एंड देन -2 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा λ² + 2 λ - 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, λ इज़ इक्वल्स टू 0.7 एंड λ इज़ इक्वल्स टू -2.7।
तो ये वैल्यूज़ कैसी हैं? ऑफ कोर्स ये वैल्यूज़ आपके पास रियल भी हैं, ये वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट भी हैं, और ये वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन भी रखती हैं, ऑपोजिट साइन। तो आपने फेस पोर्ट्रेट पढ़ा था, तो इसका मतलब है कि ये जो शेप है, ये शेप कौन सी होगी? इस शेप को हम कहते हैं सैडल। तो इस पॉइंट पर आपको सैडल मिल गया। इसी तरीक़े से जो सेकंड पॉइंट है आपके पास वो है 1 उस पर भी वो सैडल मिलेगा, राइट। तो वो आप उसको खुद ट्राई करके देखिएगा। अब फाइनली जो आपके पास शेप बनने वाली है, उस शेप को हम ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और आपको ज़रा बताते हैं कि इसका क्या कंबाइन इफ़ेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर ये आपका बन गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम फेस पोर्ट्रेट बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये लेबल कर लें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट है आपके पास 0 0, एक फ़िक्स पॉइंट था आपके पास क्या 0 0, और एक फ़िक्स पॉइंट आपका था आई थिंक ये था। ये फ़िक्स पॉइंट आप फिर से देख लीजिएगा, मुझे इसमें शायद कोई गड़बड़ लग रही है इस कैलकुलेशन में, देख लीजिएगा फिर भी आप ना। आई थिंक सही भी है जी जनाब। 1 - 1 0 1 n - 1 एन, यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक ही है मेरा ख्याल है पॉइंट ना 1 का। तो लेकिन फिर भी आप जो है वो चीज़ों को ठीक से देख लिया करें। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि 2 पॉइंट्स के ऊपर तो वो सैडल बन रहा है, जिस मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट सैडल हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट सैडल हो रहा है, और ये पॉइंट सेंटर हो रहा है। तो ये इनिशियली तो ये आपका एक लीनियर सेंटर था, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हो रहे हैं सैडल्स, राइट। ये जो आपके जो पॉइंट्स हैं ये बन रहे हैं सैडल, ठीक है जी। अच्छा जी, जो है जो कि आपका जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा ख्याल है मैंने कोई मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। अब आपका ये काम है कि अब आपने इस मिस्टेक को ढूंढना है कि ये क्या मिस्टेक है। एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट है ये कुछ एक आपका पॉइंट है -1 दिस, और एक आपका पॉइंट है -1। चलिए ये आपके लिए टास्क कहते हैं, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एरर निकल गया है, लेकिन मैं आपको लिए टास्क देता हूँ कि फ़िक्स पॉइंट आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर ठीक है, मैं चूँकि वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको मज़ीद इसको डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो आप ख़ुद कर सकते हैं क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। ये 2 की डायरेक्शंस इनवर्ड है और 2 डायरेक्शंस जो होंगी आपकी आउटवर्ड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 डायरेक्शंस जो हैं वो आपकी ऐसे इनवर्ड हो रही हैं, और ये 2 डायरेक्शंस जो हैं वो आपके पास आउटवर्ड होंगी। इसे सैडल कनेक्शंस भी कहते हैं, और ये है बेसिकली सेंटर। अगर मैं इन तीनों शेप्स को कंबाइन करना चाहूँ तो क्या होगा कि ये ट्रैजेक्टरी ऐसे आएगी, और ये जैसे ही इसके क्लोज़ होगी तो वो उसको जो है वो सर्कल के अंदर जो है वो मूव करा देगा ऐसे, राइट। जो ये तो आउटवर्ड मूव कर जाएगी, ये ट्रैजेक्टरीज़ यहाँ पर आकर ऐसे आउटवर्ड मूव कर जाएगी। इसी तरीक़े से ये जो ट्रैजेक्टरीज़ हैं ये सारी आउटवर्ड चली जाएंगी। इसी तरीक़े से यहाँ जो ट्रैजेक्टरीज़ होंगी आपके पास कुछ ट्रैजेक्टरीज़ ऐसे होंगी, ये भी ऐसे आउटवर्ड मूव कर जाएंगी। इसी तरीक़े से ये ट्रैजेक्टरीज़ भी ओरिजिन्स की तरफ से बाहर चली जाएंगी, और ये जो ट्रैजेक्टरीज़ हैं यहाँ पर वो जब यहाँ आएंगी तो यहाँ पर इस सेंटर की वजह से ये ट्रैजेक्टरीज़ जो हैं वो सेंटर की वजह से ये क्लोज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लूँ जी, यानी ये जो है ये इसको ऐसे कर कर, जैसे यहाँ पर ये ट्रैजेक्टरीज़ ये इस तरह आएगी, और ये ऐसे कर कर इसको सपोज़ ऐसे कर कर ये होल्ड करेगी, और ये यहाँ पर चली जाएगी, और ये जो ट्रैजेक्टरी है ऑफ कोर्स इसके साथ ऐसे मैच कर जाएगी। तो ये अगर आप नोट करें तो ये इस तरह की जो है ना वो कुछ क्लोज़ फॉर्म जैसी बन रही है, यानी इनसाइड ये जो सारी की सारी ट्रैजेक्टरीज़ होंगी ये जैसे ही इसके क्लोज़ पहुँचती हैं ये इसको ऐसे क्लोज़ बना देंगी, ठीक है। ये ऐसा ऐसे इस तरह की एक शेप आपके पास, ये ऐसे एक शेप बन कर आ जाएगी आपके पास ये। तो यहाँ पर नोट करें कि ये 2 बन गए हैं आपके पास सैडल। ये मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ पेन। ये 2 सैडल हैं आपके पास, और ये जो है तो ये रफली मैंने एक डायग्राम यहाँ पर स्केच कर दी है, और इसके फर्दर जो बियॉन्ड इसकी ट्रैजेक्टरीज़ होंगी वो सारी ऐसे आउटवर्ड ऐसे मूव कर रही होंगी, यानी ये कुछ इस तरह की ट्रैजेक्टरीज़ होंगी, यानी ऐसे जा रही होंगी, ये कुछ इस तरह मूव कर रही होंगी। तो हम इसको जो है वो सैडल कनेक्शंस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैडल कनेक्शन।
और इसे हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज भी कहते हैं। हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज, तो ये हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज भी कहलाती हैं। तो इसमें मतलब ये होता है कि आपके एक से ज़्यादा सैडल्स पर जो है वो सिस्टम आपका बाइफ्रिकेट हो रहा होता है। तो इस तरह की ट्रेजेक्टरीज़ को हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ भी कहते हैं। और आगे चलकर आप इसको जब बाइफ्रिकेशन को और 2D में पढ़ेंगे तो ये हेट्रोक्लिनिक बाइफ्रिकेशन भी कहलाता है आपके पास, ठीक है। जी जनाब, तो यहाँ पर जो बात आपने नोटिस की है कि वो क्या बात नोटिस की है, मैं ये बात आपको जो भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ उसी भी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी लिखवा भी देता हूँ। तो नोटिस हमने यहाँ पर क्या किया है, ट्विन सैडल्स हैं आपके पास, एक्चुअली ट्विन सैडल पॉइंट्स ज्वाइन बाय पेयर ऑफ ट्रेजेक्टरीज आर कॉल्ड हेट्रोक्लिनिक, जो मैंने भी लिखा है हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज। और इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं सैडल कनेक्शन, ठीक है। जिस तरीक़े से हमने होमोक्लिनिक ट्रेजेक्टरी को डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर, जैसे होमोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ होती हैं जिसके अंदर जो होती हैं आपकी कंजर्वेटिव सिस्टम में होती हैं, इस तरह हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ भी होती हैं। तो याद रखना है कि ये होमोक्लिनिक और हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ जो होती हैं ये नॉर्मली रिवर्सिबल और कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये वाली बात भी, लाइक होमोक्लिनिक trajectories yet orbit heteroclinic trajectories या orbit are much more common in reversible system। तो होमोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ की तरह हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ भी जो है वो बहुत कॉमन है आपकी होमोक्लिनिक यानी जो आपका रिवर्सिबल सिस्टम है उस रिवर्सिबल सिस्टम के अंदर ये बात भी बहुत कॉमन है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारी की सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। कुछ एग्जांपल्स और कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर चूँकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी काफ़ी, तो मैं यहाँ पर अपने यानी रिवर्सिबल सिस्टम के पार्ट 1 को जो है वो एंड करता हूँ। तो यहाँ पर पार्ट 1 का एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। रिवर्सिबल सिस्टम, मैं ज़रा जल्दी से चीज़ों को रिकॉल कर लेता हूँ। ऐसा सिस्टम जो टाइम इन्वेरिएंट हो उसे हम रिवर्सिबल सिस्टम कहते हैं, यानी सिस्टम के अंदर टाइम की वेरिएशन से सिस्टम की डायनामिक्स पे कोई तब्दीली ना आ रही हो तो हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम एक रिवर्सिबल सिस्टम होता है। 2 डायमेंशन के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को ऑड चेक करना होता है। इस ऑड का मतलब ये होता है कि आप उसकी रोटेशन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अबाउट एक्स एक्सेस, और वाई के फंक्शन चूँकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं मिलती है आपको तो वाई को आपने इवन लेना होता है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन भी बन जाती है आपके पास कि अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो इनवेरिएंट है टी अप्रोचेस टू, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसमें एफ ऑफ एक्स वाले पार्ट को ऑड होना चाहिए और जी ऑफ एक्स वाले पार्ट को इवन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो टी अप्रोचेस टू माइनस टी पर होगा, राइट, यानी वो सिस्टम रिवर्सिबल होगा। और एक बात फिर मैंने आपको और बताई कि अगर सिस्टम रिवर्सिबल होता है तो उस सिस्टम के अंदर जो है वो नॉन लीनियर्स सेंटर्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर सेंटर्स होते हैं। अब ये नॉन लीनियर सेंटर, तो लीनियर सेंटर्स में क्या होता है, जो सिंपल सेंटर्स होते हैं उन्हें हम लीनियर सेंटर्स कहते हैं, जबकि नॉन लीनियर सेंटर्स आपको ये बताते हैं कि अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबल है तो उस लीनियर सेंटर्स के अराउंड जितनी भी ट्रेजेक्टरीज होंगी वो तमाम की तमाम क्लोज होंगी, राइट। अभी हम जब इस सिस्टम को क्वालिटेटिवली देखते हैं तो इस सिस्टम के अंदर हमें एक तरह का सैडल कनेक्शन मिलता है, राइट। तो इसमें होता ये है कि जो आपका फिक्स पॉइंट है वो यानी इस 2 सैडल से बाइफ्रिकेट हो रहा होता है।
तो इस तरह की ट्रेजेक्टरीज़ को हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ कहते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारा जो एक सिंगल पॉइंट था वो एक सेडल से बाइफ्रिकेट हो रहा था, तो उसको हम कौन सी ट्रेजेक्टरी कहते हैं? होमोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ कहते हैं। नॉर्मली होमोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ और हेट्रोक्लिनिक ट्रेजेक्टरीज़ जो होती हैं वो रिवर्सिबल और कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यानी इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे सारे कंजर्वेटिव सिस्टम रिवर्सिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ पर फिर हम ये डिस्कस करेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम आपका रिवर्सिबल हो बट कंजर्वेटिव ना हो। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स को हम वहाँ पर और देखेंगे। तो प्लीज़ इसको देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।